Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th of July 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is, which of the following technique is used in psychotherapy? इनमें से साइकोथेरेपी में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? नार्कोटिक नीड्स, प्रोजेक्टिव, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ड्रीम एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस के द्वारा हम साइकाइट्रिक कंडीशंस का ट्रीटमेंट करते हैं, साइकाइट्रिक पेशेंट्स को साइकोथेरेपी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर अ टॉडलर। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की? 500 टू 1000 कैलोरीज, 1000 टू 1200 कैलोरीज, 1000 टू 1400 कैलोरीज या 14000 टू 1600 कैलोरीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी 1 से 3 साल के बच्चे के लिए हर दिन कम से कम 1000 किलो कैलोरी और ज़्यादा से ज़्यादा 1400 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा 1000 से 1400 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिवर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? इनमें से फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे कहा जाता है? बैटी न्यूमैन को, जीन वाटसन को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, वर्जीनिया हेंडरसन को? हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग आदि नामों से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकरेक्ट incorrect reading of pulse oximetry saturation may occur in patients with। किसी पेशेंट में पल्स ऑक्सीमीटर से जब आप सैचुरेशन लेवल चेक कर रहे हैं तो इनमें से किस कंडीशन के होने पर आपको गलत रीडिंग मिल सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में, एनीमिया के केस में, फिंगरप्रिंट के केस में या फिर इन सभी में? देखिएगा, जब भी हम किसी क्लाइंट में पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस रीडिंग की एक्यूरेसी को, पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें पुअर सर्कुलेशन हो सकता है, स्किन टेम्परेचर हो सकता है, स्किन थिकनेस हो सकती है, करंट टोबैको यूज हो सकता है, फिंगर नेल पॉलिश हो सकती है या फिर डार्क स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एनीमिया और फिंगरप्रिंट, इन तीनों ही कंडीशन में पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन रीडिंग गलत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। यहाँ 4 ऑप्शंस में लिखे गए 3 न्यूट्रिशन के एक्सेसिव कंजप्शन के कारण होने वाली कंडीशंस हैं। एक को छोड़कर आप उस एक को सेलेक्ट करें। इनमें से कौन सा कंडीशन ओवर न्यूट्रिशन के कारण नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी अडल्ट के द्वारा पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं लिया जाता
तो इससे होने वाली बोन से रिलेटेड कंडीशन ऑस्टियोमलेशिया के रूप में जानी जाती है। हाइपरविटामिनोसिस एक्सेसिव विटामिन्स लेने के कारण होता है। एक्सेसिव कैलोरीज के कारण ओबेसिटी होता है। वाटर में एक्सेसिव फ्लोराइड मौजूद होने के कारण फ्लोरोसिस हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज नॉट अ ओवर न्यूट्रिशन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are working as a nursing officer in medical ICU carrying a assigned client who had tracheostomy tube yesterday. Client's condition suddenly worsened and the tube may be blocked. You know that which of the following best intervention to prevent complication? आप मेडिकल आईसीयू में एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर हैं और आपको वो पेशेंट केयर के लिए दिया गया है जिसमें एक दिन पहले ट्रेक्योस्टोमी की गई थी। इस पेशेंट की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, कंडीशन वर्स हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसकी ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट एक्शन या इंटरवेंशन कौन-सा होगा, वो आप सेलेक्ट करें। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम। Our first option is suction of the tube with normal saline, then auscultated breath sounds. हम नॉर्मल सेलाइन इंसर्ट करके ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को सक्शन करेंगे और उसके बाद क्लाइंट की ब्रीथ साउंड का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली रिमूवल ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। हम क्लाइंट की ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को तुरंत निकाल देंगे। ऑप्शन सी, डिप्लेट द ट्रेक्योस्टोमी कफ एंड सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन। हम ट्रेक्योस्टोमी कफ को डिप्लेट कर देंगे यानी उसकी हवा निकाल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्लाइंट को डिलीवर करवाएंगे। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली। हम डॉक्टर को फिर इन्फॉर्म करेंगे सबसे पहले। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट में अचानक से ब्लॉकेज के कारण कंडीशन बिगड़ रही है तो आप सबसे पहले ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्लाइंट के एयरवे को क्लीन करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देकर सक्शन करेंगे और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए बिकॉज़ इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन और इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो करके आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। अचानक से क्लाइंट की तबीयत बिगड़ने पर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करेंगे, एयरवे को क्लीन करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, सक्शन करेंगे, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रामसे स्केल इज़ यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ। इनमें से रामसे स्केल किसके असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन, अराउजल। ऑप्शन ए करेक्ट, रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ सिडेशन। क्लाइंट में सिडेशन देने के बाद सिडेटिव्स देने के बाद कितना सिडेशन हुआ है, कितना पर्सन सुस्त हुआ है, उस चीज़ के असेसमेंट के लिए रामसे स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज after an above the knee amputation of a leg, a client reports pain in foot that is no longer there. What should the nurse include about the phantom limb pain in discussion with the client? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पेशेंट था, इस पेशेंट में आपने राइट लेग को घुटने से ऊपर काट दिया। अब क्लाइंट का जो पैर है वो आधा है, यानी कि राइट लेग जो है वो घुटने से ऊपर कट चुका है, यानी अब ये पैर यहाँ मौजूद नहीं है।
लेकिन इस पेशेंट को इस ऑपरेशन के बाद, एम्पुटेशन के बाद लगता है कि उसके पैर के हिस्से में पेन है, दर्द है, जबकि वो हिस्सा काट कर अलग कर दिया जा चुका है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ये लगता है कि उसके पैर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सोल वाला एरिया है, तलवे वाला हिस्सा है, वहाँ पर उसे दर्द हो रहा है, जबकि वो हिस्सा वहाँ है ही नहीं। तो इस तरह के पेन होने पर क्लाइंट को हम एज़ अ नर्स क्या सलाह देंगे, क्या डिस्कशन करेंगे? इस तरह के पेन जो बॉडी ऑर्गन काटने के बाद होता है, उसे हम फैंटम लिम्ब पेन के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं टैक्टाइल इल्यूशन एसोसिएटेड विद द सर्व्ड ब्लड वेसल्स। ये क्लाइंट में होने वाला एक टैक्टाइल इल्यूशन है जो कि सर्व्ड ब्लड वेसल्स के कारण हो रहा है। Option 2, nerve endings in the limb are still intact and react to stimuli. इस क्लाइंट की जो नर्व एंडिंग्स हैं इस पैर में वो अभी भी एक्टिव हैं और अपना काम कर रही हैं, जिसके कारण क्लाइंट को ये स्टिमुलाई फील हो रहा है। Option 3, an unconscious phenomena to aid with grieving over the loss of body part. ये एक अनकॉन्शियस फिनोमिना है जो कि शरीर के एक हिस्से के कट जाने के बाद दुख के रूप में महसूस होता है। ऑप्शन 4, hallucination secondary to emotional symptoms associated with the distress of amputation. ये एक हेल्यूसिनेशन है जो कि इमोशनल सिम्टम्स के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इस क्लाइंट में पैर काट दिया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर माना जाएगा। इस क्लाइंट का ये पैर का हिस्सा यहाँ से काटा जा चुका है, लेकिन क्लाइंट के इस नीचे वाले हिस्से में कहीं न कहीं कुछ नर्व एंडिंग्स हैं, कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं और अगर इस एरिया में टच, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी चेंजेज़ होते हैं, तो ये इन सिग्नल्स को रिसीव करके तुरंत आपके ब्रेन को दे रहे हैं और आपके ब्रेन को ये महसूस हो रहा है कि ये पैर के अंदर हमें दर्द है, जबकि वो हिस्सा काटा जा चुका है। कई बार सर्जरीज़ के बाद में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं एम्पुटेटेड लेग की, वो अपना काम लगातार करती रहती हैं और उनमें टच, प्रेशर चेंज और टेम्परेचर आदि के बदलाव को रिसीव करने की क्षमता बनी रहती है, जिसके कारण एम्पुटेशन के बाद भी क्लाइंट को ये फ़ील होता है कि शरीर के कटे हुए हिस्से में छोर पर पेन हो रहा है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हियर। इसके अलावा ना तो ये इल्यूशन है, ना ही हैल्यूसिनेशन है और ना ही किसी तरह का ये अनकॉन्शियस फिनोमेना है। Next question is composition of blood transfused to hemophilia patient. इनमें से कौन सा ब्लड कंपोजिशन हीमोफीलिया पेशेंट्स को चढ़ाया जा सकता है? प्लाज्मा, पैक्ड सेल्स, क्रायोप्रिसिपिटेट्स, प्लेटलेट्स। Option C is absolutely correct. Cryoprecipitate is used for the treatment of hemophilia patients. क्रायोप्रिसिपिटेट ब्लड से प्लाज्मा पोर्शन को अलग करके 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और फिर उससे जो प्रिसिपिटेट निकलता है उसे हल्के से प्लाज्मा में मिलाकर जमा लिया जाता है और इसे फिर हीमोफीलिया पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्रायोप्रिसिपिटेट है इसमें बेसिकली रिचली क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं और हीमोफीलिया डिजीज के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। जब इन पेशेंट्स को क्लॉटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो उनके अंदर ब्लड कोagुलेशन प्रॉपर होने लगेगा और जो ब्लीडिंग हो रही है वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो हीमोफीलिया पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हम क्रायोप्रिसिपिटेट प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हीमोफीलिया में क्लॉट फॉर्मेशन को प्रॉपर कर देते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हमारे शरीर के किस हिस्से में गैसियस एक्सचेंज होता है? लीवर में, किडनी में, लंग्स में या फिर हार्ट में?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लंग्स में। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को लेने के बाद यूरिन का कलर रेड हो जाता है? रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रिफाम्पिसिन ड्रग लेने के बाद यूरिन का कलर रेड या ऑरेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट बर्थ द न्यूबॉर्न lacks the intestinal bacteria necessary for the synthesis of which of the following? जन्म के समय बच्चे की इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज मौजूद नहीं होते। इन बैक्टीरियाज के द्वारा कौन सा सब्सटेंस बनाया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है? बिलिरुबिन, ब्लड सेल्स, विटामिन के, बाइल साल्ट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं और इस विटामिन के द्वारा ही लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लीडिंग को रोकने में, क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर क्लाइंट में बच्चे में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नहीं है तो उसमें विटामिन के नहीं बन पाएगा और विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्लाइंट में, बच्चे में ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्लाइंट में जन्म के बाद विटामिन के भी दिया करते हैं। तो याद रखिएगा, इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा विटामिन के प्रोड्यूस करता किया जाता है जो कि ब्लीडिंग को रोकने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोमायोपैथी about home care safety measures, which instruction is most important for the nurse to include? किसी कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट में सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन रिलेटेड होगा? ऑप्शन ए, मूविंग स्लोली फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन में आएगा तो उसे धीरे धीरे ये पोजीशन चेंज करना चाहिए। ऑप्शन बी, अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशन। हमें ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एप्रोप्रिएट वैसोडाइलेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हमें वैसोडाइलेटर ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन डी, किसी भी तरह का पेन होने पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट में होम केयर सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। होम केयर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी शब्द का ध्यान रखते हुए अपने आंसर को चुनिएगा। यहाँ पर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना, वैसोडाइलेटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये दोनों ऑप्शन ही यहाँ रिलेटेड नहीं है। अगर आप ऑप्शन डी चुनते हैं कि किसी भी तरह का क्लाइंट को पेन होता है तो तुरंत रिपोर्ट करें, ये ऑप्शन सही है कि क्लाइंट में हार्ट डिजीज़ है और उसे अगर चेस्ट एरिया में पेन होता है तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा डेंजर साइन हो सकता है, इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपसे होम केयर सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछा गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। होम केयर सेफ्टी मेजर्स के अनुसार जब भी ये क्लाइंट अपनी पोजीशन को सिटिंग से स्टैंडिंग में लाता है तो इसे ये पोजीशन चेंज धीरे-धीरे करना चाहिए। क्लाइंट बैठा हुआ है, अब वो उठकर खड़ा होना चाहता है तो उसे धीरे-धीरे अपनी ये पोजीशन चेंज करनी चाहिए क्योंकि कार्डियोमायोपैथी डिजीज़ के कारण जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और इसकी वजह से पोजीशन चेंज करने पर क्लाइंट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी सडनली उसका बीपी कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ सकते हैं, डिज़ीनेस हो सकता है और वो नीचे गिर सकता है।
उसे इंजरी हो सकती है। तो होम केयर सेफ्टी मेजर्स के अनुसार उसे अपनी पोजीशन चेंज को स्लोली करना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statutory body is responsible to ensure the standards of nursing education in India? भारत में नर्सिंग एजुकेशन सही स्टैंडर्ड से दी जा रही है या नहीं, इस चीज को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नैक, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी कहते हैं आप जिसे। स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग को इंश्योर करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। आईएनसी जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन को इंश्योर करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीफ इज अ, इनमें से ग्रीफ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, ये वंचित होने की अवस्था है। ऑप्शन बी प्रोसेस बाय विच ग्रीफ इज रिजॉल्व्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीफ रिजॉल्व्ड होता है। ऑप्शन सी अ पावरफुल इमोशनल रिएक्शन टू इम्प्लीमेंटिंग डेथ और लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, किसी लव्ड वन या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट के लॉस पर जो पावरफुल इमोशन डेवलप होता है उसे ग्रीफ कहा जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी चीज का लॉस हो जाता है यानी डिप्राइव्ड हो जाता है, तो इस चीज को हम ब्रेवमेंट के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड ब्रीवमेंट। वंचित होने की अवस्था ब्रीवमेंट कहलाती है। और प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा जो ग्रीफ है, दुख है, रिजॉल्व होता है, उसे हम मॉर्निंग कहते हैं। MOURNING। मॉर्निंग का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस से हमारा ग्रीफ जो है रिजॉल्व हो रहा है, ठीक हो रहा है। फाइनली ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। किसी लव्ड वन पर्सन या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट के लॉस के बाद जो पावरफुल इमोशन देखने को मिलता है, उसे हम ग्रीफ नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज anemia is a common condition. What happens when a person has anemia? एनीमिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। आपको बताना है कि एनीमिया से सफरिंग पर्सन में इनमें से कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है, कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन ए द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन, एनीमिया होने पर शरीर में बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होने लगता है। ऑप्शन बी ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, ब्लड में आरबीसी कम हो जाती हैं। ऑप्शन सी ब्लड कम्स बिकम्स थिक, ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी सेल्स बनने लगती हैं। एनीमिया कंडीशन होने पर इनमें से क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हमारे शरीर में एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो उसका मेन कारण होता है कि आरबीसी का कम हो जाना, रेड ब्लड कार्पसेल्स का कम हो जाना। और आरबीसी के कम होने पर आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला एचबी मॉलिक्यूल भी कम होगा, और एचबी मॉलिक्यूल नहीं होगा तो हमारी बॉडी में O2 का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा, और क्लाइंट थोड़ी भी एक्टिविटी करने के बाद काफ़ी थका हुआ महसूस करेगा, रेस्टलेस महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, मिड डे मील प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी
अगर आपसे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पूछता है, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पूछता है, तो आप बताएँगे 1962 में ये शुरू किया गया था। और अगर आपसे मिड डे मील स्कीम के बारे में पूछ ले, मिड डे मील स्कीम, ये पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो ये आप बताएँगे 1995 के अंदर। इन दोनों में फ़र्क है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा या अपने लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा रिवीजन पर्पज़ के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था कि वो 1 से 8 क्लास के बच्चों में न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना। 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों में न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना, इस उद्देश्य के साथ मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम लॉन्च किए गए थे। Next question is, the valve which guards the flow of blood from left atrium to left ventricle is, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब जाता है तो इनमें से किस वाल्व से होकर गुजरता है? पाइलोरिक, कार्डियक, मिट्रल, कार्डियक। ऑप्शन ए, बी, सी में से सेलेक्ट करें। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हमारा हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट है और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है, इनके बीच में जो वाल्व पाया जाता है, उसे हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार की संरचना होती है। और राइट साइड के अंदर ट्राइकस्पिड्स वाल्व पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when should the nurse begin the process of rehabilitation when a client is scheduled for amputation? किसी क्लाइंट में एम्पुटेशन होना है, उसका बॉडी पार्ट काट कर सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाने वाला है, तो इस क्लाइंट में आप रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस किस समय शुरू करेंगे? ऑप्शन 1 बिफोर द सर्जरी, ऑप्शन 2 बिफोर द कन्वल्सेंट फेज, ड्यूरिंग द कन्वल्सेंट फेज, ऑप्शन 3 ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ऑप्शन 4 व्हेन इट इज टाइम फॉर प्रोस्थेसिस। देखिएगा, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी बड़ी सर्जरी जिसमें शरीर का कोई हिस्सा काट कर निकाल दिया जाने वाला है। अब आदमी को बिना उस शरीर के हिस्से के सर्वाइव करना है, तो कहीं न कहीं उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो प्रभावित होगी। क्लाइंट पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा, तो क्लाइंट की मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ वर्क को अचीव करवाने के लिए क्लाइंट को हम जो टीचिंग देते हैं, जो चीज़ें सिखाते हैं, वही चीज़ रिहैबिलिटेशन कहलाती है। जैसे लेग एम्पुटेशन के बाद हम क्लाइंट को प्रोस्थेसिस देते हैं, नकली पाँव लगाकर देते हैं या क्रच वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो कैसे इनके साथ चलना है, कैसे उसे अपने लाइफ़ को आगे चलाना है इन चीज़ों के साथ, उन सभी के बारे में बताना, क्लाइंट को मोटिवेट करना, उसको इसके साथ स कंटिन्यूली लाइफ को जीना, ये सभी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है। और ये जो चीज़ है, ये बिफोर द सर्जरी ही हम शुरू कर देते हैं। जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है, वो सर्जरी से पहले ही शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जब प्री ऑपरेटिव पीरियड चल रहा होता है, सर्जरी से पहले का समय होता है, तो उस समय हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह का क्लाइंट ऑपरेशन फेस करने वाला है, ऑपरेशन के बाद क्या-क्या रिहैबिलिटेशन की टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, कैसा उसका लाइफ होगा, ये सभी चीज़ें बिफोर सर्जरी ही डिस्कस कर ली जाती हैं, यानी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following hormone exerts the least effect on growth? इन चारों ऑप्शंस में से किस हार्मोन का ग्रोथ में सबसे कम रोल होता है? ऑप्शंस आर ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, T4 या फिर वैसोप्रेसिन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसोप्रेसिन हार्मोन को आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से भी जानते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है
और ये हमारे यूरिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन ना हो जाए, इसे लिमिट करके रखता है। इसका हमारी ग्रोथ पर ज़्यादा रोल नहीं है, लीस्ट रोल होता है, लीस्ट इफेक्ट होता है। जबकि ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और T4 ये सभी हार्मोन हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are not approaches of health education? इनमें से हेल्थ एजुकेशन की कौन सी अप्रोच नहीं है? ऑप्शन ए इंसेंटिव अप्रोच, सर्विस अप्रोच, एजुकेशन अप्रोच, रेगुलरिटी अप्रोच। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंसेंटिव अप्रोच। हेल्थ एजुकेशन के लिए इंसेंटिव अप्रोच नहीं होती। यहाँ सिर्फ सर्विस, एजुकेशन और रेगुलरिटी ये तीन अप्रोचेस काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कॉमन कैंसर विथ एड्स? एड्स पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर टाइप कौन सा है? ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। The correct answer is option D, कापोसी सार्कोमा। एड्स पेशेंट में इस डिजीज के होने के बाद सबसे ज़्यादा कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। कापोसी सार्कोमा कैंसर में मेनली क्लाइंट की ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है और लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस प्रकार के कैंसर में पेनलेस पर्पलिश स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्लाइंट के लेग, फेस आदि एरियाज में होते हैं। इसके अलावा क्लाइंट में जेनाइटल एरिया, माउथ और लिम्फ नोड्स पर लीजन्स डेवलप हो सकते हैं। इस कापोसी सार्कोमा के कॉज को अगर आप और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 के द्वारा होता है। कापोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 के द्वारा होता है। इसे कार्पोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस भी कहा जाता है। कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस KSHV भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is observed for side effects associated with the use of bronchodilators. A common side effect of bronchodilator is अगर किसी व्यक्ति द्वारा ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग इस्तेमाल की जा रही है तो इन ब्रोंकोडाइलेटर्स का साइड इफेक्ट कौन सा हो सकता है? टिनिटस, नोजिया, अटैक्सिया, हाइपोटेंशन। ब्रोंकोडाइलेटर वह ड्रग हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, उनके डायमीटर को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग इन द ईयर्स। रिंगिंग इन ईयर्स यानी कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई देना, और ये आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स में साइड इफेक्ट के रूप में नहीं देखा जाता। इट इज नॉट रिलेटेड विद द ब्रोंकोडाइलेटर्स, तो इट इज नॉट द राइट आंसर। अटैक्सिया का मतलब होता है कि क्लाइंट को चलने में दिक्कत होना, लड़खड़ाते हुए चलना, बॉडी बैलेंस सही नहीं होना, और ये भी यहाँ पर इस ब्रोंकोडायलेटर के साइड इफेक्ट के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। अब नौजिया में से और हाइपोटेंशन में से आपको चुनना है। अब आपका आंसर कहीं न कहीं हाइपोटेंशन हो रहा है, लेकिन ये आंसर भी आपका गलत है। ऐसा क्यों है, इसे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वर्ड होता है साइड इफ़ेक्ट और एक होता है टॉक्सिसिटी। यहाँ पर ये जो हाइपोटेंशन वर्ड आप देख रहे हैं, ये इस ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है। यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग देने के कारण
बीपी का कम होना इसका इफ़ेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इसका मतलब है इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो हाइपोटेंशन का होना इस ड्रग की टॉक्सिसिटी है, ना कि साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई इफ़ेक्ट जो कि इस ड्रग के एक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नौज़िया जो है ब्रोंकोडायलेटर्स के बाद में देखा जाने वाला साइड इफ़ेक्ट है, ना कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following method is used if placenta is delivered? डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मसाज यूट्रस, ऑप्शन बी एग्जामिन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी एक्सप्लोर यूट्रस फॉर रिटेन्ड प्लेसेंटा बाइट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद ये तीनों ही चीज़ें हमें करनी चाहिए। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद अगर हम मदर का यूट्रस जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट या बॉगी हो जाता है, तो उसे हमें मसाज करके फर्म करना होता है, सख्त करना होता है, ताकि उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कम से कम हो जाए। ऑप्शन बी के अंदर प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन को हमें एग्जामिन करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि प्लेसेंटा का कोई हिस्सा या कोई पार्ट मेम्ब्रेन आदि अंदर रुक तो नहीं गई है, बच तो नहीं गया कोई हिस्सा यूट्रस के अंदर, अदरवाइज ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा यूट्रस को हमें पूरी तरह से अपर साइड से असेस करना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार से प्लेसेंटा के टुकड़े बच तो नहीं गए हैं, अदरवाइज ब्लीडिंग होने का रिस्क रह सकता है। Next question important. When an individual is not able to decide among two equally important goals, it is referred as. अगर कोई पर्सन दो इम्पोर्टेंट गोल्स में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा है, तो ये चीज किस टर्म द्वारा डिनोट की जाएगी? दो इक्वली इम्पोर्टेंट गोल में से किसी एक को चुनना है, लेकिन वो चुन नहीं पा रहा है, सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन किस टर्म द्वारा डिनोट की जाएगी? डिनाइल, सब्स्टिट्यूशन, रिप्रेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट? The correct answer is ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में दो इक्वली इंपॉर्टेंट गोल्स में से एक को पर्सन चुन नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हेल्थ एजुकेशन? इनमें से कौन सा हेल्थ एजुकेशन का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड एक्टिवली, ऑप्शन बी aim at impulsive actions, discipline primitive desires, develop self-expression। हेल्थ एजुकेशन का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कभी भी हेल्थ एजुकेशन को इम्पल्सिव एक्शंस के लिए नहीं किया जाता, सो इट इज नॉट अ फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while attaching temperature probe into the skin, the most preferred site for patient with supine position is the right hypochondriac reason why? जब हम किसी क्लाइंट में टेम्परेचर प्रॉब अटैच कर रहे होते हैं, अगर क्लाइंट सुपाइन पोजीशन में है, तो क्यों इसे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लगाया जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लगाया जाता है? ऑप्शन ए लीवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन, ऑप्शन बी easy to attach, option C large surface area, option D all of the above।
देखिएगा, ये मान लीजिए आपका पेशेंट है और इस पेशेंट में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एरिया होता है, वो ये वाला हिस्सा होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एरिया ये वाला हिस्सा है और इसी जगह पर आपका लीवर लोकेटेड रहता है, राइट साइड में आपका लीवर पाया जाता है। और आपने ये मान लीजिए मॉनिटर है, यहाँ पर ये वायर है और ये टेम्परेचर को प्रोब है, इसे यहाँ पर अटैच किया। तो इससे जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो आपको हमेशा एक्यूरेट मिलेगी, बिकॉज़ लीवर के अंदर ही मेटाबॉलिज़्म होती है और इस जगह पर यदि आप प्रोब लगा देंगे तो मेटाबॉलिज़्म के बाद जो एग्ज़ैक्ट बॉडी टेम्परेचर होगा, पेरिफेरी एरिया का टेम्परेचर होगा वो आपको मिल जाएगा। सो लीवर इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन एंड due to this lever's location, the exact periphery area's temperature find it. So we are attaching the probe at the right hypochondriac region. Next question is, which of the following symptoms is suggestive of internal hemorrhoids? इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सी फाइंडिंग क्लाइंट में इंटरनल हेमरॉइड्स कंडीशन होने को बताती है? हेमरॉइड्स मीन्स सिंपली पाइल्स। ऑप्शन ए इचिंग इन रेक्टम, रेक्टम एरिया में इचिंग होना, खुजली चलना। ऑप्शन बी ब्लीडिंग आफ्टर डेफिकेशन, वॉइड डेफिकेशन के बाद स्टूल पास करने के बाद क्लाइंट को ब्लीडिंग होना। ऑप्शन सी ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद डेफिकेशन, ब्लीडिंग के साथ डेफिकेशन के साथ स्टूल पास करने के साथ ही ब्लीडिंग होने लग जाना। ऑप्शन डी इंटरमिटेंट पेन, यानी थोड़ी थोड़ी देर में क्लाइंट को दर्द होना, रुक रुक कर दर्द होना। कौन सी फाइंडिंग इंटरनल हेमरॉइड्स कंडीशन को होने को बताती है? यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट को स्टूल पास करने के बाद यानी डेफिकेशन करने के बाद रेक्टम एनाल एरिया से ब्लीडिंग होती है, तो ये कंडीशन इंटरनल हेमरॉइड्स के होने को बताती है। अगर क्लाइंट के अंदर डेफिकेशन के साथ ही यानी स्टूल पास करने के दौरान ही ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्लाइंट के अंदर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के होने को बताती है। ये किसके होने को बताएगी? एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कंडीशन को बताती है। इसके अलावा इंटरनल हेमरॉइड्स के होने पर दूसरे कई सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लाइंट में हल्का-हल्का दर्द होता है, ना कि इंटरमिटेंट। सो ये ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लाइंट को लगातार हल्का-हल्का दर्द रहता है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। इचिंग इन रेक्टम ये भी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कंडीशन से संबंधित है, सो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इज। पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन होने पर कौन सा साइन देखने को मिलता है? फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, बाइल इन वॉमिटिंग। ये मान लीजिए इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआती पार्ट यानी ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के इस वाले हिस्से के अंदर, जिसे हम पाइलोरस कहते हैं, यहाँ की सेल्स अगर अपने आकार को बढ़ा दें और इनके आकार के बढ़ने के कारण इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, मिल्क इंजेस्ट कर रहा है, वो यहाँ से आगे ना जा पाए ड्यू टू दिस हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेल्स, तो ये कंडीशन जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से जानी जा रही है। अब जब फूड कंटेंट बच्चे का मिल्क जो है वो आगे अगर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, तो लगातार फीडिंग के बाद बच्चे का स्टमक का साइज़ बढ़ जाएगा और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। इस प्रेशर के कारण बच्चे में फ़ोर्सफुल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, जो कई फीट्स तक जाएगी, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का नाम देते हैं। अगर बच्चा बहुत ही फ़ोर्सफुल वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग को कई फीट तक दूर पहुंचा देता है, प्रोजेक्टाइल टाइप की वॉमिटिंग करता है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन है, उसके ड्यूडेनम एरिया के पास में ब्लॉकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल पीआर इंटरवल इन ईसीजी। ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में
नॉर्मल पीआर इंटरवल ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.20 से 0.35 सेकेंड्स, 0.30 से 0.45 सेकेंड्स, 0.35 से 0.40 सेकेंड, 0.12 से 0.20 सेकेंड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पीआर इंटरवल जो होता है उसकी ड्यूरेशन 0.12 से 0.20 सेकेंड्स के बीच में होती है। एक बार ईसीजी का एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पी वेव होती है, उसके बाद में यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है और फिर ये टी वेव होती है। और कभी-कभी हाइपोकैलिमिया होने पर, पोटेशियम की कमी होने पर एब्नॉर्मल यू वेव भी देखने को मिलती है। हेल्दी पर्सन में कभी भी आपको यू वेव देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर पी और ये वाला जो आर के बीच का सेगमेंट है इसे पी आर सेगमेंट कहा जाता है। दिस इज पी आर सेगमेंट। उसके बाद ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का कहलाता है। यहाँ से ये एस टी सेगमेंट कहलाता है और ये वाला जो है पी आर इंटरवल के रूप में जाना जाता है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू टी इंटरवल के रूप में जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपसे पी आर इंटरवल ये जो ड्यूरेशन है इसके बारे में पूछा जा रहा था। पी से लेकर आर के बीच में ये जो दूरी है इसके बारे में पूछा जा रहा था। ये पी आर इंटरवल जो है 0.12 से 0.20 सेकेंड के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a screen test for detection of human immunodeficiency virus reveals positive ELISA test. Which test will be used to confirm the diagnosis of HIV? किसी क्लाइंट में हमें डाउट था कि इसे HIV इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमने इस क्लाइंट का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया, एलाइजा टेस्ट कराया और ये टेस्ट पॉजिटिव आया। अब हमें कंफर्म करना है कि क्या वास्तव में इसे HIV है या नहीं, तो हम कौन सा कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ इस्तेमाल करवाएंगे। सिंपली कहें तो HIV का कंफर्मेटिव टेस्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए RIP टेस्ट, रैपिड इम्यूनो प्रिसिपिटेशन एसे टेस्ट, P24 लेवल्स, लिम्फोसाइट काउंट या फिर IFA इनडायरेक्ट इम्यूनो फ्लोरोसेंस एसे टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी P24 लेवल्स। P24 लेवल्स टेस्ट के अंदर हम क्लाइंट के ब्लड में बेसिकली HIV एंटीजन है या नहीं इस चीज का चेक करते हैं। ये जो P24 है ये बेसिकली HIV एंटीजन है। P24 जो है इट इज़ अ HIV एंटीजन और इसी के लेवल को हम ब्लड में चेक करते हैं। जैसे ही आप HIV इन्फेक्ट होंगे तो आपके शरीर के अंदर HIV का जो ये वायरस है पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और हम जब P24 लेवल टेस्ट करवाते हैं तो इस टेस्ट में बेसिकली इस P24 एंटीजन का लेवल ही चेक किया जाता है। अगर पर्सन इफेक्टेड है तो उसमें ये पॉजिटिव होगा और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी और जब हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं तब हो सकता है कि कुछ इसका लेवल कम हो, बाकी एंटीबॉडीज़ बनने से पहले इसका लेवल हाई रहता है। P24 एंटीजन टेस्ट 11 दिनों से लेकर 1 महीने तक बेस्ट रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आप किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के संपर्क में आए यानी इन्फेक्ट हुए, इन्फेक्शन से होने के बाद 11 दिनों से लेकर 1 महीने तक यानी 30 डेज़ के बीच में अगर ये P24 लेवल टेस्ट करवाया जाए, तो इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एम्स नॉरसेट 2023 एग्ज़ाम के लिए अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।